Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on osteoporosis. And before starting the video, I would like to request you all, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो एंड कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ठीक, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ठीक है, तो ओस्टियोपोरोसिस क्या है? ओस्टियोपोरोसिस एक मेडिकल कंडीशन है इन विच बोन्स बिकम वीक, ब्रिटल एंड मोर लाइकली टू फ्रैक्चर ड्यू टू लॉस ऑफ बोन मास एंड डेंसिटी. इट अगर्स व्हेन द बॉडी लूजेस टू मच बोन, मेक्स टू लिटिल बोन और बोथ. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ओस्टियोपोरोसिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें बोन्स जो होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जा रही है, मास कम हो जा रहा है. ठीक है, और ये ग्रेजुअली जो है ना एज के साथ होता है क्योंकि जब बॉडी की कैपेसिटी कम हो जाती है टू मेक मोर बोन, मतलब ताकि बोन का जो रिपेयर है वो सही से नहीं हो पाता. ठीक है, बोन के लिए जो ज़रूरी है दैट इज़ कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो इसकी वजह से बोन रिकवरी भी अच्छे से नहीं हो पाती और बोन लॉस होता चला जाता है. तो इसमें क्या होता है, आपकी जो हड्डी है वो ब्रिटल हो जाती है और ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं. तो कॉजेज़ क्या है? सबसे पहला है एजिंग, दूसरा है हार्मोनल चेंजेस स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन ड्रॉप इन विमेन. विमेन में क्या है? पोस्ट मेनोपॉजल, मेनोपॉज के बाद जो एस्ट्रोजन का ड्रॉप आता है उसकी वजह से क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं. ये जो हार्मोनल चेंज है इसी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं. ठीक, फिर लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बहुत लंबे समय से ये यूज़ करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज है जैसे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. ठीक है, अब हम जानते हैं कि एज अ नर्स हम केयर क्या प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, टू ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट. सबसे पहले आ जाता है पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिर उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन में फैमिली चार्ट ड्रॉ करोगे, उसके बाद फैमिली ट्री बनाओगे, उसके बाद आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे. तो पास मेडिकल, पास सर्जिकल, प्रेजेंट मेडिकल और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री है, इसमें चेक करेंगे. सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में क्या लिखेंगे हम. The patient is a 50-year-old female diagnosed with osteoporosis 1 year ago, confirmed by a DEXA scan showing reduced bone mineral density. She reports chronic lower back pain and a recent minor fall resulting in a wrist fracture. She has a history of prolonged corticosteroid use for rheumatoid arthritis and leads a sedentary lifestyle. तो आप इस तरीके से अपना प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को लिख सकते हो जिसमें आपको बताना है कि पेशेंट का एज क्या है, उसका नाम भी मेंशन करते हैं हम कभी कभी. वैसे आप एज बताओगे, उसे क्या प्रॉब्लम है, कब वो डायग्नोस हुआ और उससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं. ठीक है, तो ये सब आप प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में लिखते हो. फिर उसके बाद आ जाते हैं हम चीफ कंप्लेंट्स पे. चीफ कंप्लेंट्स में क्या है? कंप्लेंट्स ऑफ लोअर बैक पेन फॉर एटलीस्ट फॉर पास्ट 6 मंथ्स, नॉट लीस्ट, फॉर पास्ट 6 मंथ्स. लोअर बैक पेन की कंप्लेंट करा है पेशेंट फॉर पास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने से लोअर बैक पेन हो रहा है. रिपोर्ट्स इंक्रीज फटीग एंड जनरलाइज्ड बोन डिस्कम्फर्ट फॉर 4 मंथ्स, 4 महीनों से ये हो रहा है. और एक्सपीरियंस द रिस्ट फ्रैक्चर फॉलोइंग अ माइनर फॉल, क्योंकि पेशेंट गिर गया था इसी वजह से उसे रिस्ट फ्रैक्चर हुआ है 2 हफ्ते पहले. ठीक, तो ये आपकी चीफ कंप्लेंट्स हो जाएंगी. हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में वही जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस एंड पोस्चर. अब आप ये ध्यान में रखना कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने बनाया है ये एक ओस्टियोपोरोसिस पेशेंट का ही फिजिकल एग्जामिनेशन है. तो जो जो चेंजेस इसमें हैं ना लिखे हुए, वो सब ओस्टियोपोरोसिस के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं. तो आप वीडियो को पॉज करके एंड यू कैन चेक इट आउट. अगर आपको कोई चेंज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई विल आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, तो सबसे पहले जनरल अपीयरेंस, मेंटल स्टेटस, पोस्चर. उसके बाद आएगा स्किन कंडीशन, हेड एंड स्काल्प और आइज़. इसके बाद आएगा ईयर्स, नोज, माउथ एंड फेरिंग्स. इसके बाद आएगा नेक, चेस्ट, एब्डोमेन. एब्डोमेन में वही 4 टेक्निक्स यूज़ करनी है, ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन और ऑस्कल्टेशन. इसके बाद आएगा एक्सट्रीमिटीज़, बैक और जेनिटल एंड रेक्टम. इसके बाद हम चेक करेंगे वाइटल साइंस. वाइटल साइंस में टेम्परेचर जो है नॉर्मल रेंज में, पल्स रेट स्लाइटली एलिवेटेड है, रेस्पिरेटरी रेट एट अपर नॉर्मल लिमिट पे है, ब्लड प्रेशर माइल्डली एलिवेटेड है, ऑटो सेचुरेशन नॉर्मल है, पेन स्कोर 4/10 है. ठीक है, पेशेंट ने जो आपको बताया वो 4/10 है. हाइट, वेट, बीएमआई भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज लीव इट. लैब इन्वेस्टिगेशन. लैब इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन चेक करा, माइल्ड एनीमिया है, सीरम कैल्शियम लो है, सीरम फॉस्फोरस विद इन नॉर्मल रेंज, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट एलिवेटेड है. ठीक है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी डिफिशियंट है, डिफिशियंसी है. पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है? एलिवेटेड है. बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन
इंडिकेट्स ओस्टियोपोरोसिस। आप इसे इसमें मत लिखना, अगर आप वैल्यूज़ लिख रहे हो तो ठीक है, टी स्कोर आपने अगर लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप लिख सकते हो बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन, अ डेक्सा स्कैन वॉज कंडक्टेड एंड इट इंडिकेट्स ओस्टियोपोरोसिस इन पेशेंट एज द वैल्यू ऑफ टी स्कोर इज दिस, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ESR में क्या है, स्लाइटली एलिवेशन दिख रहा है, फिर सी रिएक्टिव माइल्ड एलिवेशन है, और यूरिनरी कैल्शियम क्या है एट लोअर लिमिट, कुड सजेस्ट डाइट्री कैल्शियम डिफिशियंसी, मतलब खाने में कैल्शियम डिफिशियंसी है, ये सजेस्ट कर सकता है। इसके बाद मेडिकेशंस में हमने क्या दिया उसे, एलेंड्रोनेट, ठीक, क्यों दिया है, इनहिबिट्स बोन रिजॉर्प्शन बाय ओस्टियोक्लास्ट टू इंक्रीज बोन मास। ठीक है, ये बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। देखो क्या होता है कि बॉडी में जब कैल्शियम डिफिशियंसी होती है ना, तो बॉडी का जो फर्स्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो क्या है, बोन, वो बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट करता है। बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट करने का रीज़न क्या है, देखो PTH उसका बढ़ा हुआ है, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ है ना, और पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है कि बॉडी में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करके रखना। अगर कैल्शियम लेवल्स मेंटेन नहीं है बॉडी में तो पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा रहेगा, उससे क्या होगा कि जो फर्स्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है बॉडी के लिए वो है बोन, तो बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये मेडिकेशन देंगे ताकि बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट किया जा सके। फिर कैल्शियम कार्बोनेट दिया है तो प्रोवाइड एलिमेंटल कैल्शियम फॉर बोन फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस। विटामिन D3 क्यों दिया है, ताकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हम क्या करें, इन्हांस कर सकें, कॉलीकैल्सिफेरॉल जो आता है। आइबुप्रोफेन दिया है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड रिलीव्स पेन। फिर कैल्सिटोनिन दिया है, इनहिबिट्स बोन रिजॉर्प्शन, प्रोवाइड्स एनाल्जेसिक इफेक्ट इन वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स। ठीक है, नेजल स्प्रे है ये, ठीक है, कैल्सिटोनिन। फिर रेलॉक्सिफिन क्या है, ये सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, रिड्यूसेस बोन लॉस। इसमें क्या है, अभी हमने देखा कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, क्योंकि एस्ट्रोजन का ड्रॉप डाउन हो गया है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, इसे आप इसलिए आप ये वाला मेडिकेशन पेशेंट को दे रहे हो। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। तो सबसे पहला रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू डिक्रीज बोन डेंसिटी, देन इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, फिर क्रोनिक पेन रिलेटेड टू बोन डीमिनरलाइजेशन एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स कंप्लेंट ऑफ बैक पेन। इसके बाद इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल डिस्कम्फर्ट एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग एंड बोन वीकनेस। इसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो सबसे पहला है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू डिक्रीज बोन डेंसिटी एज एविडेंस्ड बाय रीसेंट रिस्ट फ्रैक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ फॉल्स। पेशेंट क्या बोल रहा है, पेशेंट को डर लगता है, फियर ऑफ फॉलिंग है, ठीक है, और बहुत धीरे धीरे पेशेंट मूव करता है अराउंड द हाउस भी, अपने घर के अंदर भी। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, रीसेंट हिस्ट्री ऑफ रिस्ट फ्रैक्चर फ्रॉम द माइनर फॉल, स्लो गार्डेड मूवमेंट्स, टी स्कोर 2.8 है, डेक्सा स्कैन जब आपने करवाया तब। प्लानिंग में क्या आएगा, प्लानिंग में वही है कि होम इन्वायरमेंट ऐसा रखो कि फॉल के चांसेस कम हो जाए। पेशेंट को एजुकेट करो कि सेफ एम्बुलेशन टेक्निक्स का यूज़ करें, मतलब सेफली एम्बुलेट करें, और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू यूज़ असिस्टिव डिवाइस व्हेन नीडेड, अगर असिस्टिव डिवाइस का नीड है तो वो यूज़ करें। इनकरेज वेयरिंग नॉन स्लिप फुटवियर, ठीक है, नॉन स्लिप फुटवियर का यूज़ करें। मॉनिटर कैल्शियम एंड विटामिन D लेवल्स। फिर उसके बाद कोलैबोरेट विद फिजिकल थेरेपी फॉर स्ट्रेंथ एंड बैलेंस ट्रेनिंग। फिर प्लेस फ्रीक्वेंटली यूज आइटम्स विद इन ईजी रीच। इंश्योर एडिक्वेट लाइटनिंग इन पेशेंट्स एनवायरमेंट, ताकि भाई पेशेंट गिरे ना, मेनली ये है। ठीक है, गिरेगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा, पहले हमें ट्रीटमेंट करना है तभी वो चांसेस कम हो सकते हैं। फिर प्लानिंग के बेस्ड इंटरवेंशन बनेगा और इवेल्युएशन। द पेशेंट हैज़ रिमेन्ड फ्री फ्रॉम फॉल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर कैल्शियम एंड विटामिन D इंटेक एज एविडेंस्ड बाय लो सीरम कैल्शियम एंड विटामिन D लेवल्स। इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या है, पेशेंट रिपोर्ट्स पुअर एपेटाइट एंड डिसलाइक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, सीरम कैल्शियम लेवल बहुत कम है, विटामिन D कम है, और वेट जो है वो आप BMI के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, तो अगर आप करना चाहो तो, अदरवाइज सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम विटामिन D लेवल विल डू। इसके बाद आ जाते हैं प्लानिंग पे। इसमें भी है कि नॉर्मल या फिर ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल लेवल विल बी मेंटेन्ड, ऐसा आप गोल लिख सकते हो। प्लानिंग में क्या आएगा, डाइटरी हैबिट्स को असेस करो, फूड प्रेफरेंसेस का पता लगाओ, डाइटिशियन से कोलैबोरेट करो और ऐसी डाइट प्रिपेयर करो जिसमें विटामिन D और कैल्शियम रिच हो। इसके बाद एजुकेट करा है पेशेंट को इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन D बोन हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन D रिच फूड्स, उन्हें पेशेंट को देना है कि भाई ये इनटेक में अपने बढ़ाओ। इनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इन एपेटाइट, इफ एपेटाइट इज लो, अगर भूख कम लगती है तो छोटी छोटी मील्स देनी है और रेगुलरली मतलब फ्रीक्वेंटली देनी है। फिर एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड कैल्शियम एंड विटामिन D सप्लीमेंट, जो भी प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, और मॉनिटर वेट एंड न्यूट्रिशनल लैब वैल्यूज़ रेगुलरली।
ये सब आपका प्लानिंग होगा, इसी पे बेस्ड इंटरवेंशन बन जाएगा। और इवैल्यूएशन में द पेशेंट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बेटर फूड चॉइसेस एंड सप्लीमेंट कॉम्प्लायंस विद इम्प्रूव्ड लैब वैल्यूज़, ठीक है। तो ये सब आपका वैल्यूएशन बन गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक पेन रिलेटेड टू बोन डीमिनरलाइजेशन एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट कंप्लेंट ऑफ बैक पेन एंड पेन स्कोर ऑफ 4/10। अब इसमें सब्जेक्टिव डेटा क्या है कि पेशेंट बोल रहा है परसिस्टेंट डल बैक पेन होता रहता है, मतलब कमर में दर्द होता ही रहता है, ठीक। डल बैक पेन है, मतलब क्रोनिक पेन है, मतलब एकदम से शार्प नहीं है, ठीक है, काफ़ी समय से हो रहा है, ठीक। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है, गार्डेड मूवमेंट्स, माइल्डली काइफोसिस ऑन पोस्चर असेसमेंट और टी स्कोर 2.8 ऑन डेक्सा स्कैन। देखो काइफोसिस क्या होता है, जो आपका कर्वेचर है बॉडी का, उसका। लॉर्डोसिस का मतलब होता है आगे झुक जाना, काइफोसिस का मतलब होता है पीछे झुक जाना, ठीक है। और स्कोलियोसिस लेटरली होता है। तो काइफोसिस में मतलब पेशेंट हल्का सा उसका जो नॉर्मल कर्वेचर से जो है डेविएट हो चुका है। फिर गोल में क्या आया था, पेशेंट विल रिपोर्ट रिड्यूस पेन, यही सिंपल, पेन विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। प्लानिंग क्या है, असेस पेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लोकेशन, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और ट्रिगर्स पता लगाने हैं। जो भी एनाल्जेसिक डॉक्टर ने बोला है देने के लिए वो देना है, एडमिनिस्टर करना है। इनकरेज करना है यूज़ ऑफ प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स, ठीक है। इसके बाद promote regular gentle exercise to strengthen back muscles, apply heat therapy as needed for muscle relaxation, provide education on pain management techniques, मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स ऑफ पेन मेडिकेशंस, ठीक है। ये सब आपको देखना है, ये प्लानिंग है, इस पे बेस्ड इंटरवेंशन बनेगा और लास्ट में इवैल्यूएशन भी इसी पे बेस्ड बनेगा। द पेशेंट हैज़ रिपोर्टेड डिक्रीज पेन लेवल्स एंड इंक्रीज एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज विद लेस डिस्कम्फर्ट। इंटरवेंशंस में ध्यान रखना, हैज़ मत लगाना, ठीक है। असेस्ड, एडमिनिस्टर्ड, यहाँ से स्टार्ट करना, इनकरेज्ड, प्रमोटेड, ऐसे, ठीक है। हैज़ मत लगाना, हैज़ का यूज़ मत करना। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन पे आ जाते हैं। हेल्थ एजुकेशन वही है, इनकरेज डेली इंटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड्स, advise regular weight bearing and muscle strengthening exercises, teach proper body mechanics to prevent injury and reduce pain, instruct on safe use of pain medications and potential side effects, recommend maintaining a safe home environment to prevent falls, explain the importance of following physical therapy and pain management plans, promote smoking cessation and limiting alcohol intake, encourage reporting any न्यू और वर्सनिंग पेन प्रॉम्प्टली। तो ये आपका हेल्थ एजुकेशन हो जाएगी फॉर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट। तो दैट्स ऑल दैट वी विल डू एज अ नर्स टू प्रोवाइड केयर टू अ ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट। ये है ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट की एनसीपी। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया वीडियो में तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड।